कई गलतियां हुई इस देश में। देश कई बार गलत हाथों में गया। इसलिए नहीं क्योंकि हम कमज़ोर थे, क्योंकि हम कभी सच में एकजुट नहीं हो पाए। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं अपने देश, अपनी मातृभूमि से ज़्यादा थी। हमारा देश एक अभेद किले की तरह था, मगर फिर भी हमलावरों और आक्रांताओं ने इसे भेदा। अगर इन सभी घटनाओं को करीब से देखोगे तो समझोगे कि किले का दरवाज़ा हमेशा अंदर से ही खुलता है। में इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी से हार का सामना करना पड़ता है। उस हार का एक बड़ा कारण था राजपूतों का साथ में ना आना। राजपूतों ने एक यूनाइटेड ग्रुप में होकर इस एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ लड़ाई नहीं की और अपने क्लैंस जैसे चौहान, गढ़वाल, परमार और चंदेल में बटे रहे। यहीं से जन्म होता है एक मशहूर मुहावरे का, जो उस समय के एक बड़े राजपूत का पृथ्वीराज चौहान को साथ ना देने पर पड़ा। जय जय जय। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लोधीज के खिलाफ जीतकर बाबर नर्दर्न इंडिया पर रूल करने लगता है। तब महाराणा ऑफ मेवाड़ राणा सांगा मुगल एक्सपेंशन रोकने के लिए बाबर के खिलाफ बैटल ऑफ खानवा लड़ते हैं। इस बैटल में तो उनकी हार हो जाती है, मगर वो खून ही क्या जो ना खोले। कई चोटों के बाद भी वो दोबारा युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं, मगर उनके ही साइड के कुछ लोग जो मुगलों से नहीं भिड़ना चाहते थे, उन्होंने राणा सांगा को धोखे से जहर देकर मार दिया। चंद्रसेन राठौर जो मारवाड़ के राजा थे, जिनकी वन ऑफ द वाइफ चंद कन्वर महाराणा प्रताप की बहन थी, वो भी मुगल्स के खिलाफ थे, मगर उनके खुद के बड़े भाई उदय सिंह राठौर ने अकबर के साथ हाथ मिला लिया और मुगल्स को मारवाड़ में इंटीग्रेट करने में मदद करी। महाराणा प्रताप के भी खुद के छोटे भाई जगमल सिंह ने अकबर के साथ हाथ मिला लिया, सिर्फ इसलिए जिससे वो दूनगढ़पुर पर राज कर सके। ऐसे ही 1761 में द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें मराठास को पेशवा बाजीराव के भतीजे सदाशिव राव लीड कर रहे होते हैं। उनके अहमद शाह अब्दाली से हारने के कई फैक्टर्स थे। उनमें से एक फैक्टर था राजपूत और जट्स का मराठाओं का साथ ना देना। उसके अलावा अवध के नवाब ने भी मराठाओं को धोखा दिया और अब्दाली के साथ हाथ मिला लिया। नवाब साहब, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की बात अनसुनी करेगा तो कैसे चलेगा। इसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ था और कैसे उनके अपने के धोखे की वजह से वो पकड़े गए थे, ये तो आप सबको पता ही है। इन सभी घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है, वो है शत्रुबोध का ना होना। शत्रुबोध का अर्थ है अपने शत्रुओं यानी एनिमीज़ का बोध होना यानी पहचानना। सबसे पहले यहाँ के कुछ लोगों में आपसी मतभेद और महत्वाकांक्षाएं इतनी हो गई कि उन्होंने अपने शत्रुओं से हाथ मिलाकर अपने ही लोगों के पीठ पर छुरा घोंप दिया। कुछ लोग अज्ञान में या जैसे भी ये नहीं समझते कि वो जिनके साथ हाथ मिला रहे हैं दे आर द अल्टीमेट एनिमीज़। ऐसा ही कुछ ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हुआ था, जब कई इंडियंस ही अंग्रेज़ों को अच्छा समझते थे और उनके लिए काम करने तक को राज़ी थे। अंग्रेज़ों के अंडर पुलिस वगैरह में काम करना उनको रिस्पेक्टफुल जॉब लगती थी, क्योंकि उनको कभी अपने शत्रुओं का बोध ही नहीं हुआ। अगर भारत में लोग बहुत पहले ही सच्चाई समझ जाते, अपने अल्टीमेट एनिमीज़ को पहचान लेते, तो शायद 1857 के स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बाद हमें इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। जो हम कई बार सोचते हैं कि इतने से ब्रिटिशर्स ने इतने बड़े देश पर इतने लोगों पर हुकूमत कैसे कर ली, उसके पीछे का भी यही कारण है, शत्रुबोध ना होना। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा तो हम भी इतिहास बन जाएंगे। अब और बातों को ना घुमाकर सीधे बात करते हैं कि आज के समय में धरातल पर क्या स्थिति है। सबसे पहले ज़रूरी है हमारे डायरेक्ट थ्रेट को समझना। पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी को कई लोगों ने केवल सियासी यानी पॉलिटिकल बोलकर छोड़ दिया। क्या ये सच है या वो हमारा सच में खात्मा करना चाहते हैं? पाकिस्तान में बचपन से ही वहाँ के बच्चों में इंडिया के लिए हेट भरा जाता है। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे।
ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसका टाइटल है टीचिंग इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में यूएस ने पाकिस्तान के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स को स्टडी किया। क्लास 7 की टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि आजादी के वक्त हिंदूज मुसलमानों के दुश्मन थे। हिंदुस्तानी पूरे भारत को ऑक्यूपाई करके मुसलमानों को उनका गुलाम बनाना चाहते थे। उनकी टेक्स्ट बुक्स में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी हिंदू इंडिपेंडेंस मूवमेंट करके बताया है और सारे बुक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हिंदूज की थी और उन्होंने पूर्ण स्वराज इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि वो अपना पूरा हिंदू देश चाहते थे। गांधी जी भी हिंदूज के लिए लड़ रहे थे। ऐसी बातें लिखी हुई है। सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं। तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते। आप पाकिस्तान का हर एक सिस्टम ले लो, मीडिया, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम और इवन उनका पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ कम्प्लीटली हेट फॉर इंडिया पे ही बेस्ड है। वहाँ के टीवी ड्रामास के थ्रू नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि इंडिया उनका दुश्मन है और हिंदू बहुत बुरे और करप्ट लोग हैं और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। इस स्टीरियोटाइपिंग की मदद से वहाँ के लोगों में इंडिया और हिंदूज के लिए हेट भरी जाती है। इस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द बदचलन और वो बदकार औरत है जिसने पूरे कराची को बर्बाद करने का मंसूबा बना रखा है। ये औरत जाएंगी नहीं। हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू। मैं जानता हूं मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। एज ऑफ 2020 वहाँ के 3 सबसे पॉपुलर शोज़ में एंडिंग ऐसी दिखाई गई कि शादी करने के लिए एक नॉन मुस्लिम को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ता है। और ये थीम इसके अलावा भी और कई सीरियल्स में दिखाई गई है। इन सीरियल्स के थ्रू हिंदूज़ और सिख्स को नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। एंड ओवर टाइम जब लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों के मन में भारतीयों और ख़ासकर नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या इमेज बनेगी। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। ठीक कह रही हूँ पिताजी। काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी। बोलो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ राम? अगर जब बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। तो सिर्फ ये कहना कि ये दुश्मनी सियासी है ये बिल्कुल बेकार बात है। सच ये है कि वहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स भारतीयों को और नॉन मुस्लिम्स को एनिमी की तरह देखते हैं। यही कारण है कि आए दिन माइनॉरिटीज़ को ख़त्म किया जाता है। कुरान की बेअदबी करने के नाम पे भीड़ की मदद से लिंचिंग करी जाती है। बेअदबी का मतलब है कि किसी माइनॉरिटी के घर में कोई आदमी किसी कारण से या बस हेट्रेड की वजह से कुरान के एक पेज को पार्शली जला के फेंक देता है या सिमिलर टैक्टिक्स की मदद से क्राउड को इकट्ठा कर लेता है और फिर ये भीड़ तंत्र उस आदमी को लिंच कर देती है। ऐसे ही किस्से रिसेंटली बांग्लादेश में भी हमें देखने को मिले थे। भारत ने आज तक कभी पाकिस्तान पर कोई अटैक या वॉर इनिशिएट नहीं किया, बट उन्होंने कितने अटैक्स कर रखे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। भारत को अपना एनिमी दिखाकर वहाँ की आर्मी उनके सेवियर बनने के नाम पर उन पर रूल करती है। हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना एटम बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। वी विल फाइट फॉर 1000 years। ये लाइंस वहाँ के उस समय के पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गई थी। ये शो करता है दैट हाउ पाकिस्तान सीज इंडिया। 1971 जो पाकिस्तान और इंडिया की 3rd वॉर थी, उसमें हार मिलने के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया था कि डायरेक्ट वॉर विद इंडिया इज़ कॉस्टली एंड रिस्की, और यहाँ से शिफ्ट आता है इनडायरेक्ट प्रॉक्सी मेथड्स का। ये एक डॉक्ट्रिन है अपेरेंटली गिवन बाय आर्मी चीफ ज़िया उल हक
इन अराउंड 1980s विच डिपिक्ट्स कि इंडिया को तबाह करने के लिए डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी जाएगी मगर छोटे छोटे कई घाव दिए जाएंगे, जिसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की शुरुआत होती है विद पंजाब इंसर्जेंसी इन 1980s, कश्मीर इंसर्जेंसी इन 1989 एंड अ सीरीज ऑफ बॉम्ब अटैक्स फॉलोइंग दिस। कारगिल के केवल 2 साल बाद ही पाकिस्तान द्वारा भारत की संसद के ऊपर दिन दहाड़े हमला कर दिया जाता है। इसके 7 महीने बाद जम्मू के रघुनाथ मंदिर के ऊपर हमला होता है, जिसके 4 महीने बाद अक्षरधाम हो जाता है। 2003 में एक महीने के अंतराल पर मुंबई में बार बार धमाके होते हैं, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर लोकल ट्रेन तक को निशाना बनाया जाता है। जुलाई 2005 में अयोध्या, जुलाई 2005 में ही जौनपुर और अक्टूबर 2005 में दिल्ली के अत्यंत शक्तिशाली सीरियल धमाके, जिनमें 62 भारतीय मारे जाते हैं। इसके अगले साल 2006 में वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर और रेलवे स्टेशन के ऊपर बम फोड़े जाते हैं, जिनमें 28 लोगों की जान जाती है। और इसके केवल 2 महीने बाद मुंबई में 7 लोकल ट्रेन को उड़ा दिया जाता है, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके अगले साल समझौता एक्सप्रेस हमले में 70, हैदराबाद में 60, एक बार फिर वाराणसी में 16 और 2008 की शुरुआत में रामपुर में सीआरपीएफ के 8 जवान, जयपुर के सीरियल धमाकों में 71, अहमदाबाद और दिल्ली में 56 और 36 और इसके ठीक 1 महीने बाद 26 नवंबर 2008 के दिन समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे मुट्ठी भर पाकिस्तानी 200 लोगों को जिंदा भून डालते हैं। 200 मासूम लोग, जिनमें औरतों, बूढ़ों और बच्चों की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान बार बार हमारे ऊपर हमले करवाता रहा और हम अमन की आशा चलाते रहे। हम पाकिस्तानी एक्टर, सिंगर्स और कॉमेडियंस को यहाँ बुलाकर काम देते रहे और काम के साथ दिल खोल के अपना प्यार, शोहरत और दौलत भी। इसी दौलत का एक हिस्सा घूम फिर कर आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के पास पहुंचता रहा और फिर इसी पैसे का प्रयोग करके बार बार हमारे लोगों का खून बहाया गया। लेकिन फिर भी हमारे सेलिब्रिटीज और इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा वर्ग यही दोहराता रहा कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, खेलों और आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि 1947 से लेकर 1965 और 1971 से लेकर 1993, 96, 99, 2001, 2003, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 और 19, 2019 से लेकर आज पहलगाम तक आपको साली पॉलिटिक्स कहाँ दिखाई दे रही है? और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। जब वहाँ इतनी हेट्रेड और हमें तबाह करने का जुनून है, तो उस समय यहाँ क्या चल रहा था? अमन की आशा, एक पीस कैंपेन टू इम्प्रूव इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस थ्रू कल्चर, डायलॉग एंड कोऑपरेशन। और ध्यान रहे, ये इनिशिएटिव 2010 में लॉन्च होता है, मतलब 26/11 के इतने बड़े अटैक के भी बाद। यहाँ पर लोगों की मेमोरी वैसे ही छोटी है। पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स भी हम भूल चुके हैं और पीस तो हमें पसंद है ही। ये केवल हमारी कंट्री की इंटेलिजेंस या आर्मी का मुद्दा नहीं है। हम सबको एज सिटीजन्स, एज वन यूनिट स्टैंड होना होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें एज अ नेशन वीक एंड डिवाइडेड करा हुआ है, बट बीइंग प्राउड एंड कॉन्शियस अबाउट अ नेशनल आइडेंटिटी इज़ अ फैक्टर विच कैन ट्रूली यूनाइट अस एंड मेक अस एन इनडिस्ट्रक्टेबल फोर्स, क्योंकि देश के ऊपर और कुछ नहीं होता। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहते हैं, जो भारत में लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है जिसके साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। कुछ भारतीय हैं जिनको भारत से ज़्यादा पाकिस्तान की चिंता है। ऐसे जयचंदों की बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी ये समझना ज़रूरी है कि अब हमें शत्रुबोध हो जाना चाहिए और फिर से शत्रुबोध ना होना कारण नहीं बनना चाहिए इस देश के हारने का। जो लोग कहना चाहें कि मैं इस वीडियो में हेट फैला रहा हूं या लोगों को भड़का रहा हूं, उन सबको मैं कह देना चाहता हूं कि मुझे कोई पाकिस्तान से पर से कोई दुश्मनी नहीं है। दुनिया में और कई देश हैं, मगर मेरे को सबसे नफ़रत थोड़ी है। बस इतनी सी बात है कि मुझे शत्रुबोध है और शत्रुओं से दोस्ती नहीं करी जाती। एपिसोड 2 में हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा आइडियोलॉजिकल सबवर्जन किया और कैसे उसने हमारे आने वाले जनरेशन्स को और इनिशियल लीडरशिप को वीक किया, किस तरह से हमारी सिनेमा ने हमें बैकस्टैब किया, एंड हाउ हैव वी पेड बाय नॉट हैविंग शत्रुबोध इन मॉडर्न टाइम्स।
हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है।